महाशिवरात्रि से एक दिन पहले प्रयागराज में आज फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को परेशान कर दिया। अफवाहों की लाइन लग गई, फेक न्यूज बना दी, फर्जी रील्स चलाई गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। आज योगी आदित्यनाथ ने उनके हर आरोप का करारा जवाब दिया, हर अफवाह को डिमोलिश किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि गंगा के जल में मल है। कुछ नेताओं ने कहा था कि संगम में डुबकी लगाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक फेक न्यूज ये फैलाई गई कि कुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने लाशों को गंगा में बहा दिया है, गंगा के पानी को दूषित कर दिया। इल्जाम यह भी लगा कि महाकुंभ में हजारों लोग लापता हो गए, सरकार उनकी फिगर छुपा रही है। प्रयागराज में स्टैम्पीड को लेकर भी फर्जी वीडियो सर्कुलेट किए गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के वीडियोस को प्रयागराज का वीडियो बताकर पोस्ट किया गया। आज योगी आदित्यनाथ ने इन सब मुद्दों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया, पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे फिगर्स के साथ बेबाकी से उत्तर दिया और फेक न्यूज फैलाने वालों को चेतावनी भी दी। मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनवाऊंगा, आरोप क्या है यह बताऊंगा, उनके जवाब क्या दिए गए यह सुनाऊंगा। योगी ने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए सनातन विरोधियों ने पूरी ताकत लगाई, हर संभव कोशिश की, हर अनैतिक फॉर्मूला अपनाया, लोगों को डराया, लेकिन ये सब लोग मिलकर भी न तो श्रद्धालुओं के उत्साह को कम कर पाए और न ही महाकुंभ की महिमा पर कोई दाग लगा पाए। योगी ने कहा, प्रयागराज में संगम का जल न सिर्फ स्नान करने लायक है बल्कि पीने लायक भी है। जो लोग गंगा के जल में मल होने की बात कह रहे हैं वो भी चुपके से गंगा में डुबकी लगाकर आए हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। योगी ने कहा, विपक्ष के नेता महाकुंभ में जिन लोगों की मौत का दावा कर रहे थे वो सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। जिन लोगों के लापता होने की खबर फैलाई गई वो लोग भी अपने अपने परिवारों के साथ हैं। योगी ने कहा, महाकुंभ में लोग बिछड़े नहीं, यहां तो अपने परिवारों से बिछड़े 28,000 लोगों को मिलवाया गया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या नसीहत दी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या चेतावनी दी, यह भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको महाकुंभ के समापन से पहले प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरें दिखा देता हूं, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। 30 घंटे के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आखिरी वक्त में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 1,24,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 44 दिन में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आज दिल्ली असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। असल में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण के साथ सदन के काम की शुरुआत हुई। एलजी के भाषण के बाद सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी, इसलिए आतिशी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक हंगामा करने की पूरी तैयारी करके आए थे। जैसे ही एलजी ने भाषण पढ़ना शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जर्नैल सिंह, स्पीकर विजय गुप्ता ने आतिशी और उनकी पार्टी के विधायकों को रोकने की कोशिश की, बार बार समझाया, नाम लेकर समझाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो स्पीकर ने 21 एमएलए को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। आज कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर आई। 1984 के सिख विरोधी दंगे के केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
40 साल पहले 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके 18 साल के बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया गया था। दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। इसलिए कोर्ट ने 2 सिखों की नृशंस हत्या के जुर्म में आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दंगा, लूटपाट, आगजनी के आरोप में सज्जन कुमार को अलग से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगे के एक और केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का मानते हुए कोर्ट से फांसी देने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सिख विरोधी दंगों के केस लड़ रहे एच.एस. फुल्का ने कहा कि इंसाफ मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन अब सज्जन कुमार की बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां आजकल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की खूब चर्चा है। हालांकि निशांत कुमार ने खुद राजनीति में आने की बात नहीं कही है, लेकिन पटना में जेडीयू के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें निशांत कुमार से राजनीति में आने और जेडीयू का नेतृत्व करने की अपील की गई है। निशांत कुमार भी आजकल कैमरे के सामने आने लगे हैं, रिपोर्टर से थोड़ी बहुत बात करने लगे हैं, इसलिए इन कयासों को और हवा मिली। पिछले 1 हफ्ते में नीतीश कुमार 2 बार अपने पिता नीतीश कुमार को वोट देने की अपील कर चुके हैं। उनको एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। 49 साल के निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। वो अपने पिता के साथ ही रहते हैं, अब तक विवाह नहीं किया है। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत कुमार अब तक लो प्रोफाइल रहे हैं, कभी उनको किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया, लेकिन आज दूसरी बार निशांत ने बिहार की जनता और खासतौर से नौजवानों से नीतीश को वोट देने की अपील की। निशांत कुमार आज नीतीश कुमार के साथ अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने गए। श्रद्धांजलि देने के बाद नीतीश कुमार तो चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन निशांत ने रिपोर्टर से बात की। निशांत ने कहा, नीतीश ने बिहार में जबरदस्त विकास किया है। जेडीयू के नेताओं को नीतीश के कामों को जनता तक पहुंचाना चाहिए और एनडीए को चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। आज पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। आज लुधियाना में पंजाब पुलिस ने एक ड्रग माफिया के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। लुधियाना के तलवंडी गांव के सोनू पर ड्रग्स की तस्करी का इल्जाम है। सोनू के खिलाफ ड्रग्स की स्मगलिंग और सप्लाई के केसेस में 6 केस दर्ज हैं। सोनू को पुलिस अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है, वो फरार है, एब्सकॉन्डर है। पंजाब सरकार का दावा है कि अब प्रशासन ड्रग्स के मामलों में आरोपियों की संपत्ति को आइडेंटिफाई करेगी, ड्रग्स के धंधे से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाएगी। ऐसी 78 प्रॉपर्टीज की पहचान कर ली गई है और इसके बाद लुधियाना पुलिस एक्शन में आई। लुधियाना में ड्रग स्मगलर सोनू के घर के बाहर कल शाम को ही बुलडोजर पहुंच गया और आज सुबह ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन के इस एक्शन को आम आदमी पार्टी के नेता चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने भगवंत मान सरकार की ड्रग तस्करों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी का सबूत बताया। चेतन सिंह ने कहा, अब उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो ड्रग स्मगलर्स की मदद करते हैं।
फिल्म स्टार प्रीति जिंटा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले में आज कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। केरल कांग्रेस ने दावा किया था कि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से प्रीति जिंटा ने 18 करोड़ रुपए का लोन लिया था। वसूली से बचने के लिए उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दे दिया था और इसके बदले प्रीति जिंटा का लोन माफ कर दिया गया और फिर पिछले हफ्ते वो बैंक डूब गया। कांग्रेस के इस आरोप पर प्रीति जिंटा ने तुरंत जवाब दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर कहा वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद ऑपरेट करती हैं। फेक न्यूज फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। प्रीति जिंटा ने कहा उन्होंने जो लोन लिया था वो 10 साल पहले पूरी तरह चुका दिया था, लेकिन वो हैरान है कि एक राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके नाम का मिसयूज कर रहे हैं।